चलिए चलिए, It is valid for tomorrow. ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद सभापति महोदय। अभी जिस बात के लिए अनंत कुमार जी, वासुदेव जी और गुरदास दास गुप्ता जी एजिटेटेड थे, और मंत्री जी ने जो 3 बयान दिए हैं और तीनों महत्वपूर्ण बयान है, पॉलिसी डिसीजन है, और उनका जो कंसर्न है उनके साथ मैं अपने आप को अटैच करता हूं। और मंत्री ने जो कहा है कि मर्जर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपने कहा कि मर्जर जो है इल टाइम था और मर्जर गलत था। यदि हम राइट इन चीजों को समझ रहे हैं तो मर्जर किसने किया, मैं इस बिंदु पर बोलना चाहता हूं। दूसरा, आपने कहा कि नेशनल कैरियर जो है ये चलाना ही नहीं चाहिए सरकार को, और यदि ऐसी बात है तो और तीसरा आपने कहा कि सर्विस सेक्टर जो है सरकार का काम ही नहीं है। तो सर्विस सेक्टर यदि सरकार का काम नहीं है तो आप रेलवे को बंद कर दीजिए, एफसीआई जो गोडाउन्स बनाती है उसको बंद कर दीजिए, आईओसीएल जो पेट्रोल पंप के आउटलेट्स लगाती है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, उसको बंद कर दीजिए। यदि सरकार का काम, यदि टेलीकॉम में एमटीएनएल और बीएसएनएल को बंद कर दीजिए। यदि सरकार का काम सर्विस सेक्टर के लिए नहीं है तो ये आपको बंद कर देना चाहिए। ये 3 विषय मेरा इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारे बड़े भाई शत्रुघ्न सिन्हा साहब यहां बैठे हुए हैं, और वो एक दिन बोलते बोलते बोल रहे थे इसी पार्लियामेंट में कि महाराजा जो है वो भिखारी हो गया। एक कैप्शन मैंने देखा कि महाराजा जो है आईसीयू में चला गया है, मतलब टेलीविजन पर जो न्यूज चला आईसीयू में चला गया, कोमा में। और इसके बाद जो है मैंने इसको तलाशने की कोशिश की कि आखिर वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता यह है कि जिस स्टेट से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश से, और उसमें जो चुनार का किला है, चुनार का किला, और उसमें जो चंद्रकांता उपन्यास है, जिसमें रहस्य है, रोमांच है, जादू है, करप्शन है, सारा कुछ है, उसमें क्रूर सिंह की भी कोई भूमिका है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्रूर सिंह कौन है। ये एयर इंडिया और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है ठीक उसी प्रकार का है, और उसी प्रकार का आपकी सारी बातें इसीलिए गलत हैं क्योंकि मर्जर जो है, मर्जर कोई इंडिया में नहीं हुआ, इल कंसीव्ड मर्जर था, इसमें कोई दो मत नहीं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो वो चाहती थी कि उस वक्त ये प्रॉफिट में था, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया दोनों प्रॉफिट में था, हम इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दें। कई एक लोग इसका विरोध कर रहे थे। आज आप बताइए कि 1 लाख करोड़ का नुकसान है, 1 लाख करोड़ की देनदारी है आपकी, मार्केट में आपका इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया का कोई वैल्यूएशन बचा हुआ है? उस वक्त जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनको इसका जवाब देना चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी वाजपेयी जी की उस वक्त सही थी या गलत थी। आपने एक प्रॉफिट मेकिंग, एक कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसका कहावत यह है कि यदि लड़का आपका अच्छा है तो भी धन आपको जमा नहीं करना है, और लड़का यदि बुरा है तो भी धन जमा नहीं करना है। और इसके लिए मैं, बगल में शाहनवाज हुसैन साहब बैठे हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि जब सिविल एविएशन मिनिस्टर ये और रूढ़ी जी थे तो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया प्रॉफिट में थी। आपको पता है कि 2004 तक जब वाजपेयी जी की सरकार थी ये प्रॉफिट में थी, और अनंत कुमार जी उसके पहले मंत्री थे। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि इसके बाद 2004 के बाद क्या ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपने प्लीज जी आपने पूरी की पूरी बात बताई कि 4 साल इसमें प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट में जो है, प्रॉफिट में अचानक क्या हुआ कि आपने इतने बड़े, इन लोगों ने तय किया था कि 18+10 एयरक्राफ्ट लेना है, आपने तय कर लिया कि हमको 68 लेना है, हमको 112 लेना है। आखिर किन लोगों ने किया? ये सीएजी की रिपोर्ट है, और सीएजी की रिपोर्ट में जो आपका एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो सीधा कहता है कि जिस तरह से एटीएफ के रेट बढ़ने वाले हैं, एटीएफ की चीजें बढ़ने वाली हैं, इसमें जो एक दिया है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हो जाएगा तो हमको इतना प्रॉफिट होगा, वो गलत स्पेकुलेशन है, और ये किसी आधार पर ये मर्जर कहीं से भी यूजफुल नहीं है। उस वक्त भी मना किया गया था। तो किन कारणों से, क्या मंत्री जी ये बताने का कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने ये एक्सटेंशन किया कि 18+10 के एयरलाइंस को इतना 112 एयरलाइंस कर दिया, और इतना बड़ा आपके पास केवल 350 करोड़ था। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने ये एक्विजिशन के लिए केवल 350 करोड़ की इक्विटी दी, और 50,000 करोड़ का जो आपने सामान खरीदा मार्केट में, ये क्या सोचकर किया था?
और जब आपके एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर सारे के सारे मंत्रालय इंक्लूडिंग प्लानिंग कमीशन उस दिन गुरदास दास गुप्ता जी बता रहे थे, तो किसके कहने पर या किस तरह के कमीशन खोरी के कारण आपने इन चीजों को खरीदने का प्रयास किया? दूसरा, मर्जर यदि आपने किया तो मर्जर में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सवाल होता है कि एचआर की उसकी पॉलिसी बनाई जाती है, और मेरे पास ये मर्जर पॉलिसी है जो मर्जर पॉलिसी बनाई। इसके पहले जो मर्जर हुआ केएलएम और एयर फ्रांस का सबसे बड़ा उदाहरण है कि दोनों देश ऐसे थे जिनको कि हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती थी, कोई डच बोलता था, कोई फ्रेंच बोलता था, दो कंट्री थे, और एयर फ्रांस और केएलएम ने जो मर्जर की पॉलिसी बनाई और वो सक्सेसफुल पॉलिसी थी बिना एचआर की पॉलिसी के। पिछले 5 साल से आपके पास एचआर पॉलिसी नहीं है, बिना एचआर की पॉलिसी के आपने इस मर्जर को कैसे होने दिया? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि डायल और माइल के बारे में बहुत चर्चा हुई और हमारे मित्र शाहनवाज हुसैन साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। अब आपको बताएं कि केवल एयर इंडिया ही करप्शन का सबसे बड़ा आधार नहीं है। ये जो डायल है, डायल में जो कह रहे हैं कि आप एक एडिशनल जो है डेवलपमेंट फीस आज से ज्यादा बढ़ा दिया, आपने लेना शुरू कर दिया, आपकी रेगुलेटरी बॉडी ने किया। इसके पीछे क्या है कि डायल और माइल का जब कॉन्सेप्ट आया तो डायल और माइल के कॉन्सेप्ट में यह कहा गया कि 6000 करोड़ में दिल्ली का एयरपोर्ट बनाया जाएगा, और जब वो बनने की स्थिति आई तो 9000 करोड़ पर पहुंच गया, और बनते बनते वो 12500 करोड़ पर पहुंच गया। आप ये बताइए कि 6000 का सामान बनते बनते 12500 करोड़ में चला गया। इसके बाद आपने क्या किया? ये सारा डॉक्यूमेंट है और इसमें मंत्री जी बड़ा सीरियसली लेने की आवश्यकता है। 5% लैंड आपने कमर्शियल यूज के लिए दिया, और मेरा सवाल अब वहीं से शुरू होता है। 5% लैंड का मतलब होता है 245 करोड़, और 245 करोड़ में अब आप देखिए कि ये जो 12500 करोड़ आपने पूरा किया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें इक्विटी जो है दोनों कंपनी, क्योंकि 26% एयर इंडिया का इक्विटी है और 74% जो है वो जो कंपनी जीएमआर है उसकी इक्विटी थे। उसने 2450 करोड़ रुपया इक्विटी दी, जिसमें 660 करोड़ रुपया हमारा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसमें जो उन्होंने कर्जा लिया वो 5200 करोड़ का लिया, और इसके बाद जो 5% जमीन में से जो 45 एकड़ जमीन का जो है उन्होंने 1475 करोड़ रुपया वो जमीन से ले लिया। जमीन हमारा है, उनका पैसा नहीं है। और ये जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस ले रहे हैं ये 3453 है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। डायल और माइल में यदि आप देखिएगा कि आपकी इक्विटी जो है डायल में 19% है, और जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस है ये 28% है, और माइल में इक्विटी 11% है और एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस 29% है। ये नहीं, पूरे सिविल एविएशन सेक्टर की बात हो रही है, पूरे सिविल एविएशन सेक्टर की बात हो रही है, केवल एयर इंडिया की बात नहीं हो रही है। प्लीज। और नहीं, ये नहीं हो रहा है पूरे। ये आप पढ़ लीजिए मंत्री जी। Yes. All right. Aviation. Please sit down. Dubey sir, you have a little time. Please try to. सभापति महोदय, मैं जो कह रहा था, अब आप देखिए। Please sit down. अब आप देखिए इसके साथ जो सबसे बड़ा करप्शन है सर, करप्शन ये है सभापति महोदय कि ये 5% जमीन जो इन्होंने दिया है कमर्शियल यूज के लिए, उसके लिए 1475 करोड़ रुपया इन्होंने लिया। अब इनके पास 200 करोड़। मेरा जो सबसे पहला सवाल है कि 200 एकड़ जमीन जो है इनके पास बचा हुआ है। अभी 17 तुगलक रोड बिका, वो 1 एकड़ 63 डिसमल है और उसका कॉस्ट लगाया गया 975 करोड़। ये तुगलक रोड, इसका मतलब ये है कि यहां इस तुगलक रोड में जमीन जो है वो 600 करोड़ रुपया पर एकड़ बिक रहा है। अब एयरपोर्ट में ये जो 200 एकड़ जमीन आपका बचा हुआ है, कम से कम 150 करोड़ रुपया पर एकड़ बिक रहा होगा, या उसका कॉस्ट कितना होगा? और यदि 200 एकड़ जमीन आपके पास है तो 30,000 करोड़ रुपया से लेके 40,000 करोड़ रुपया तक जो है इसमें है। ये किसका होगा? इसका जवाब देना चाहिए, और ये किसके पॉकेट में जा रहा है इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। ये जो डायल और मायल है, डायल मायल हैदराबाद और बेंगलोर, ये करप्शन के सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसके बाद
वही मायल उसी में आ गया। इसके बाद भी ऐसा है कि आप सुधरे नहीं हैं। धर्माधिकारी की रिपोर्ट आई है। ऐसा भी होता कि नया में आप सुधर जाते। धर्माधिकारी साहब जब 5 साल में मर्जर नहीं हो पाया, उसके लिए HR पॉलिसी बनाने के लिए धर्माधिकारी साहब की रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट आपको 31 जनवरी 2012 को सबमिट हो गई है। पिछले 5 महीने में इस सरकार ने क्या किया है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। आपने जो है स्टार एयरलाइंस में शामिल होने के लिए 2008 में $10 मिलियन जो है जमा किया है। आज भी स्टार एयरलाइंस के आप पार्टनर नहीं है, तो वो $10 मिलियन का कितना पैसा आपने बर्बाद किया है, ये भी आपको बताना चाहिए। इसके बाद आपने जो 2 कंपनी बनाई है या बनाने वाले हैं, AIECL और AIATCL, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि एम्प्लॉय का और एयरलाइंस में लोगों का शेयर रेशियो क्या होना चाहिए। आपके पास सरप्लस स्टाफ है, 15,000 लोगों को आपकी कंपनी कह रही है कि हम बिठा के पैसा दे रहे हैं। ये 15,000 लोग किन लोगों ने बनाए, किन लोगों ने उसमें अननेसेसरी का इन्वेस्टमेंट किया, किन लोगों ने अपॉइंटमेंट किया, इसके लिए आपको CBI इंक्वायरी करनी चाहिए। इसके बाद आप अभी DGCA का काम ये नहीं है कि वो किसी एयरलाइंस की एंट्री को रोके। एक प्राइवेट एयरलाइंस दक्कन एयरलाइंस यहां आना चाहती है, आप उसको किस आधार पर रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और ये DGCA की अथॉरिटी नहीं है। इसका जवाब मंत्री जी आपको देना चाहिए, और आपने जो राज्यसभा में दिया है उसका मेरे पास उत्तर है। इसके बाद आप एक CAA बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि DGCA रोल को नहीं पूरा कर पा रहा है, और आपने बोलते बोलते कह दिया कि मैं पूरे देश का सिविल एविएशन मिनिस्टर हूं, और मैंने दे दिया स्लॉट, 300 से ऊपर स्लॉट दे दिया। आपको यह बताना चाहिए कि उसमें से कितने एयरलाइंस पटना जा रहे हैं, कितने एयरलाइंस जो है गया जा रहे हैं, कितने एयरलाइंस हुबली जा रहे हैं, कितने एयरलाइंस मैंगलोर जा रहे हैं, वो किस तरह के एयरलाइंस हैं, और इसमें बायलेटरल के साथ इंडियन कैरियर को जो आपने दिया है वो भी रेड में है, वो भी प्रॉफिट में नहीं है। किंगफिशर का उदाहरण आपके सामने है, कोई भी एयरलाइंस ऐसी नहीं है प्रॉफिट में है। और उस दिन हमारे दोस्त शाहनवाज हुसैन साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जितने मालिक हैं, इसके मालिक कौन है, कहां से इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि 49% आप FDI ला रहे हैं, और टाटा सिंगापुर एयरलाइंस को हमने रोका था। इसके आधार पर आपको सारे मालिकों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद जो आपकी CAA की पॉलिसी है, ये कब तक आएगी? आप जो सुपर रेगुलेटर बनाने की बात कर रहे हैं, ये कब तक आएगा, ये भी आपको बताना चाहिए। इसके बाद जो आपके तरफ से जो बात कर रहे हैं, जो अधीर साहब नहीं है, अधीर साहब यदि रहते तो मैं उनको बताता कि कितना करप्शन है। उन्होंने जिस तरह की बातें की, $490 बिलियन का मार्केट होने वाला है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड मार्केट में एविएशन होना है। $490 बिलियन के मार्केट में आप कहां खड़े हैं, इसके बारे में इसको बताना चाहिए। दूसरा, जो उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, चाइना की बात की, मैं ये मानता हूं कि आप जो कह रहे हैं सरकारी एयरलाइंस ही ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट में चल रहे हैं। सिंगापुर एयरलाइंस और एयर चाइना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप एयर इंडिया को बेच दिए, या जिस किसी ने भी बेचा वो दूसरी बात है। यदि आप नहीं चला पाए, नाचा न डाना जाना आंगन टेढ़ा, ये वाली बात नहीं होती है, आपकी खुद की गलती है, और आप कहते हैं कि सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपको बताना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट, जो चाइना का जो विकास हुआ है, उसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण युआन प्रांत है, जो कि एक छोटा सा जगह था, छोटी सी जगह थी। वहां उन्होंने सोचा कि फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आप एग्रीकल्चर में मंत्री रहे हैं, ज्यादा बढ़िया बताएंगे। उसके लिए आप समझिए उन्होंने एयरपोर्ट बनाया, इन्वेस्टमेंट किया, टूरिज्म को इतना बड़ा प्रमोट किया, और आज वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। इस तरह का कोई योजना आपके पास है? मैं देवघर के लिए चिल्ला रहा हूं। देवघर हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा साहब कहते हैं कि पटना एयरपोर्ट सबसे डेंजरस एयरपोर्ट है। अभी प्रहलाद जोशी साहब हुबली एयरपोर्ट की बात कर रहे थे। तो आपके पास एयरपोर्ट के विकास के लिए, आपके पास एविएशन के विकास के लिए, आपके पास इस पायलट जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या कोई योजना है? आपने कभी सीखा है? अपनी गलतियों से सबक सीखने की कोई यदि आपकी बात हो तो आपको बताना चाहिए। अंत में केवल मैं अंत करूंगा, क्योंकि हम लोग सभी पॉजिटिव आदमी हैं, और यशवंत सिन्हा जी ने उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, देश मजबूत है, देश में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम आगे बढ़ेंगे, कि हिम्मत वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यदि इस लाइन पर आप चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग आपके साथ होगा, लोगों का सहयोग होगा, और इस करप्शन के बारे में CBI की एक इंक्वायरी सेटअप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।